दोस्तों, अगर हम दुनिया भर के वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालें तो एक ऐसा विरोधाभास दिखता है जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे गणितीय असंभव से लगने वाले सच की गहराई में उतरेंगे जिसने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को जकड़ रखा है। ये कोई आम बोरिंग अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, बल्कि उस बुनियादी ढांचे की कहानी है जिस पर हमारी पूरी दुनिया का वित्तीय तंत्र टिका हुआ है। अब जरा इस विशाल आंकड़े को देखिए, 340 ट्रिलियन डॉलर। ये पूरी दुनिया का कुल कर्ज है। इसमें हर देश, हर बड़ी कंपनी और हर आम इंसान का कर्ज शामिल है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? पूरी दुनिया की कुल कमाई मुश्किल से 100 ट्रिलियन डॉलर के आसपास ही है। तो अब एक बहुत ही अजीब सा सवाल उठता है, कमाई से 3 गुना ज्यादा कर्ज कैसे हो सकता है? मतलब अगर हर देश और हर संस्था कर्ज में डूबी हुई है तो भाई ये पैसा उधार दे कौन रहा है? सच बताऊं तो ये कोई एक्सीडेंट या गलती नहीं है। ये सदियों से चला आ रहा एक ऐसा सिस्टम है जिसे बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है। इसे समझना किसी गहरे ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाने से कम नहीं है। कर्ज के निर्माता। चलिए इसके जड़ों में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐतिहासिक हस्तियां थीं जिन्होंने स्थायी कर्ज के ढांचे को तैयार किया और आज के वित्तीय तंत्र की नींव रखी। इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो 3 बहुत ही खास पड़ाव दिखते हैं। कहानी शुरू होती है 1694 में, जब विलियम पैटरसन ने बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की थी। उस समय राजा को युद्ध लड़ने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, तो पैटरसन ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी जहां मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट कभी वापस करना ही नहीं था, बस उस पर हमेशा के लिए ब्याज चुकाते रहना था। फिर हम आते हैं 1800 के दशक में, जब नेथन रॉथस्चाइल्ड ने एक बिल्कुल नया तरीका निकाला। उन्होंने सरकारी बॉन्ड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और कर्ज को दुनिया भर के आम लोगों तक पहुंचा दिया। इससे हुआ ये कि कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ गईं और अंत में 1913 में 1910 की उस मशहूर और गुप्त जेकिल आइलैंड बैठक के बाद जेपी मॉर्गन और कुछ अन्य शक्तिशाली बैंकरों के प्रभाव में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की स्थापना हुई। इन तीनों का असर इतना जबरदस्त हुआ कि हमारा पूरा समाज हमेशा उधारी पर निर्भर रहने वाले एक ढांचे में कैद हो गया। जरा सोचिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कर्ज को हमेशा के लिए स्थायी यानी परमानेंट कर दिया। बॉन्ड्स के जरिए ये कर्ज पूरी दुनिया में फैल गया, यानी अगर एक देश कर्ज चुकाने से मना कर दे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए। और फिर फेडरल रिजर्व के मॉडल ने तो कर्ज के जरिए पैसा बनाने की कोई सीमा ही नहीं छोड़ी। अब ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम पर कभी सवाल नहीं उठे, इसकी कड़ी आलोचनाएं भी हुई हैं। उदाहरण के लिए जी एडवर्ड ग्रिफिन जैसे जाने माने लेखक इस दृष्टिकोण को सामने रखते हैं कि ये पूरा सिस्टम असल में एक कार्टेल की तरह काम करता है। उनके मुताबिक इसे आम जनता के फायदे के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास फाइनेंसरों के मुनाफे और मार्केट की प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। सेंट्रल बैंकिंग को पूरी तरह समझने के लिए हमें इन सभी आलोचनात्मक दृष्टिकोणों को भी जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम बिना किसी पक्षपात के इसका विश्लेषण कर सकें। 1971 का स्वर्ण झटका। अब हम मौद्रिक इतिहास के ब्रेटन वुड्स युग के उस टर्निंग पॉइंट पर आते हैं जब इस सिस्टम ने खुद को हर तरह की भौतिक सीमाओं यानी फिजिकल लिमिट से पूरी तरह आज़ाद कर लिया। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे 1971 से पहले का स्वर्ण मानक, जो सोने की सीमित भौतिक सप्लाई पर टिका था, आज की फिएट मुद्रा प्रणाली से बिल्कुल अलग था। देखिए, स्वर्ण मानक में पैसा छापने की एक बहुत ही सख्त सीमा थी, क्योंकि हर डॉलर के पीछे सोना रखा होना जरूरी था। ये नीति काफी सख्त और प्रतिबंधात्मक थी, लेकिन आज की फिएट प्रणाली सरकारों और केंद्रीय बैंकों को असीमित लचीलापन देती है। आज मुद्रा का मूल्य सिर्फ और सिर्फ सरकारी आदेश और संस्थागत विश्वास पर टिका हुआ है। आखिर ये इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ? इसे हम इस चार्ट से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। 1945 में देखिए, अमेरिका के पास करीब 24,000 मीट्रिक टन सोने का एक बहुत बड़ा भंडार था। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत दुनिया के बाकी देशों ने डॉलर को रिजर्व करेंसी मान लिया था, क्योंकि तब ये तय हुआ था कि $35 के बदले 1 औंस सोना मिलेगा। लेकिन वक्त के साथ अमेरिका ने अपने पास मौजूद सोने के भंडार से कई ज्यादा डॉलर छाप दिए। नतीजा, 1971 तक आते आते अमेरिका का सोने का भंडार गिरकर लगभग 8,100 टन ही रह गया। अब $35 प्रति औंस के फिक्स रेट पर विदेशियों के सारे दावों को पूरा करना तो गणित के हिसाब से पूरी तरह असंभव हो चुका था। और इसी गंभीर संकट के बीच निक्सन प्रशासन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ब्रेटन वुड्स ढांचे को ही खत्म कर दिया। डॉलर का सोने से सीधा संपर्क पूरी तरह तोड़ दिया गया
और बस यहीं से असीमित फिएट मनी और जनरलाइज्ड फ्लोटिंग के आधुनिक युग का जन्म हुआ, जहां पैसे की कोई भौतिक सीमा बची ही नहीं। हवा से बना पैसा। भौतिक सीमाएं हटने के बाद आधुनिक बैंकिंग काम कैसे करती है और आज वास्तव में पैसा बनता कैसे है, आइए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। सच कहूं तो पैसे का ये भ्रम बहुत ही गहरा है। हमारी आधुनिक फिएट मुद्रा के पीछे कोई सोना या कोई और मूल्यवान वस्तु नहीं रखी है। ये पूरी तरह से एक सामाजिक निर्माण है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट। ये सिर्फ एक बही खाते में दर्ज मैं तुम्हें उधार देता हूं या आईओयूज की अदला बदली के अलावा और कुछ नहीं है। ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है कि हमारा पैसा केवल और केवल इसलिए काम करता है क्योंकि हम सब, यानी हमारा पूरा समाज, इस संस्थागत ढांचे पर आंख मूंद कर विश्वास करता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि पैसे का बनना असल में किसी अकाउंटिंग ट्रिक की तरह काम करता है। जरा देखिए कि कैसे एक कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक केवल अपनी बैलेंस शीट के दोनों तरफ एंट्री करके सचमुच शून्य से क्रेडिट बना देता है। जब कोई कर्ज लेता है तो बैंक के पास कहीं से कोई एक्स्ट्रा कैश नहीं आता, बस कंप्यूटर पर एक एंट्री कर दी जाती है। ये पूरी तरह से वादों की अदला बदली का एक खेल है, जहां कर्ज ही नया पैसा बन जाता है। ये पूरी प्रक्रिया इन 4 आसान लेकिन बहुत ही शक्तिशाली चरणों में काम करती है। जब सरकार को खर्च के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो एक बॉन्ड जारी करती है। सेंट्रल बैंक कोई सोना या कैश दिए बिना बस एक कंप्यूटर एंट्री के जरिए उस बॉन्ड को खरीद लेता है और इस तरह नया पैसा बाजार में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, आम नागरिक और हमारा पूरा समाज इस बनाए गए पैसे पर टैक्स के रूप में ब्याज चुकाता है। इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट काम करता है, फ्रैक्शनल लेंडिंग। यानी जब हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो बैंक उस जमा राशि का बस एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा रिजर्व में रखता है और बाकी का पूरा पैसा लोन के रूप में दूसरों को दे देता है। इस तरह एक ही मूल जमा राशि से कई गुना नया पैसा सिस्टम में बनता चला जाता है और पैसे की सप्लाई लगातार बढ़ती रहती है। स्थायी कर्ज का चक्र। हवा से पैसा बनाने की इस कर्ज आधारित प्रणाली का हमारी व्यापक अर्थव्यवस्था पर आखिर क्या असर होता है? आइए देखते हैं कि जब ये गणित अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो क्या होता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। अर्थशास्त्री हाइमन मिन्स्की की वित्तीय अस्थिरता परिकल्पना हमें दिखाती है कि कैसे वित्तीय प्रणाली अलग अलग चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले आता है हेज फाइनेंस, जहां आमदनी से आराम से कर्ज चुकाया जाता है। फिर जोखिम थोड़ा बढ़ता है और आता है सट्टा या स्पेक्युलेटिव फाइनेंस। और फिर सबसे खतरनाक चरण, पॉन्जी फाइनेंस। इस पॉन्जी चरण में पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए ही नया कर्ज लेना पड़ जाता है, जो इस क्रेडिट मनी सिस्टम की अस्थिरता को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है। और जब कर्ज का ये गुब्बारा अपनी पूरी क्षमता तक फूल जाता है तो एक बहुत ही खौफनाक स्थिति पैदा होती है, जिसे मिन्स्की मोमेंट कहा जाता है। इस बिंदु पर आकर पुराने कर्जों को चुकाने के लिए बाजार से नया पैसा नहीं मिल पाता और फिर ये पूरा मौद्रिक पिरामिड अचानक से और बहुत ही हिंसक तरीके से सिकुड़ने लगता है, जिसका नतीजा होता है बड़े पैमाने पर आर्थिक तबाही। ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं हैं, इतिहास में इसके कई जीते जागते उदाहरण मौजूद हैं। 1980s के दशक में जब पॉल वॉलकर ने अमेरिका में महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें 20% तक बढ़ा दी, तो मेक्सिको जैसे विकासशील देशों में एक भयानक कर्ज संकट आ गया। 1991 में खुद भारत को भी ऐसे ही एक गंभीर संकट का सामना करना पड़ा था, जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म होने के कगार पर था और हमें 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। IMF जैसी संस्थाओं की रणनीति देखिए, वहां कर्ज कभी माफ नहीं किया जाता, बल्कि उसे बस रीस्ट्रक्चर कर दिया जाता है, नई शर्तें लगा दी जाती हैं और भुगतान का समय बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा पैसे की लगातार छपाई से जो महंगाई या मुद्रास्फीति बढ़ती है, वो हम जैसे आम लोगों की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को दीमक की तरह खाती रहती है। सिस्टम से बाहर निकलना। इन सब बातों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही लाजमी सा सवाल मन में आता है कि क्या इस स्थायी कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता है? तो सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि हमारी आज की पूरी व्यवस्था पूरी तरह से कर्ज के अस्तित्व पर ही टिकी हुई है। अगर किसी जादू से दुनिया का सारा कर्ज आज एक साथ चुका दिया जाए तो मार्केट से पैसा ही पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम में पैसा ही कर्ज से पैदा हुआ है। मतलब कर्ज खत्म तो पैसा भी खत्म। ये एक बहुत ही विचारणीय और गहरा तथ्य है। एक ऐसी ग्लोबल इकोनॉमी जिसका जिंदा रहना ही इस बात पर निर्भर करता है कि कर्ज लगातार और तेजी से बढ़ता रहे।
क्या असीमित और स्थायी कर्ज पर बना ये जटिल ढांचा ऐसे ही अनंत काल तक चलता रह सकता है? या फिर हम किसी ऐसे अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं जहां ये कर्ज का गणित और आगे नहीं चल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस पूरी प्रणाली का अंत आखिर कैसा होगा।